हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का, जो है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से हम पूरे चैप्टर को इसी एक वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं कैसे हमें सारे कॉन्सेप्ट फटाक से क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप अक्सर सुनते हो मैं सांस ले रहा हूँ। तो जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, क्या उसका मतलब सिर्फ सांस लेना होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। जिसको हम कहते हैं सांस लेना यानी ब्रीथिंग, तो जो ब्रीथिंग होता है एक छोटा सा पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन एक बड़ा हमारा एक प्रोसेस है, लेकिन ब्रीथिंग उसमें एक छोटा सा प्रोसेस होता है। तो मैंने यहाँ पे आपको बताने के लिए लिखा है ब्रीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग क्या एक हिस्सा है रेस्पिरेशन का। पूरा ही रेस्पिरेशन सिर्फ सांस लेना नहीं होता है। जब हमने चैप्टर नंबर 2 किया था, मैंने आपको ये भी बताया था ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे छोटी यूनिट्स से बने होते हैं, और उन छोटी यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। अब ये सेल कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, हमारी नेक्ड आई से हमें नहीं दिखाई देते। तो मेन चीज़ अभी तक यही हमने पढ़ी है कि ब्रीथिंग क्या एक छोटा हिस्सा है रेस्पिरेशन का, और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो छोटी यूनिट से बने होते हैं, जिसे हम सेल कहते हैं। इसके बाद ये जो सेल है, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सेल क्या होती है? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सबसे छोटी हमारी ऑर्गेनिज्म को बनाने वाली यूनिट ही क्या होती है? सेल होती है। इसी की वजह से जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका स्ट्रक्चर बनता है, और वो स्ट्रक्चर क्या करता है? फिर फंक्शन करता है। जैसे हम कोई घर बनाते हैं, उसमें सबसे छोटी हमें क्या चाहिए? ईंट चाहिए। जब बहुत सारी ईंट बनेंगी तभी आपका घर बनेगा, और जब घर बनेगा तभी उसके अंदर आप रहोगे, तभी उसके फंक्शन होंगे। उसी तरीके से मान लो ये कोई इंसान है, और इस इंसान के अंदर इतने सारे सेल हैं। अब इन सेल के अलग अलग काम है। जब ये सारे सेल क्या हैं, इस इंसान को बनाएंगे तभी इस इंसान का स्ट्रक्चर बनेगा, तभी वो इंसान जैसा दिखाई देगा। और इन सेल्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं, इसी वजह से फंक्शनल यूनिट भी होती है। तो अगर डेफिनेशन पूछ लेंगे सेल की, तो क्या लिखोगे? सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब हर एक जो सेल होता है ना, उसका अलग अलग काम होता है, उसका अलग अलग एक सर्टेन फंक्शन होता है। तो वही चीज़ बतानी है आपको कि ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स सर्टेन फंक्शंस। हर एक सेल का एक काम है कि भाई ये तुम्हारा काम है, सिर्फ यही सेल इस काम को करेगा। तो ऐसे ही जो सेल हैं, इनके अलग अलग काम होते हैं, वो अलग अलग फंक्शंस करते हैं। और किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। कई बार हम बोलते हैं मम्मी पढ़ने का मन नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी नहीं है, हम थका हुआ महसूस करते हैं। तो एक शब्द आता है एनर्जी। अब ये मिलती कहाँ से है? सबसे पहली तो ये अभी हमने देखा सेल की वजह से ही कोई फंक्शन होगा, और उस फंक्शन को करने के लिए सेल को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी, कैसे बनेगी हमारी बॉडी में, ये सारी चीज़ें भी जानना ज़रूरी है ना। तो जब भी हम खाते हैं, हम सोते हैं, पढ़ते हैं, या किसी भी टाइम कोई भी काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बिना एनर्जी के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी, और सेल एक फंक्शन तभी करेगा जब उसे एनर्जी मिलेगी। तो अल्टीमेटली आपको एक एनर्जी की ज़रूरत है ताकि आप किसी भी काम को कर सको। तो जो हमारा खाना हम खाते हैं, यहीं से हमें वो एनर्जी मिलती है। जो हमारा खाना होता है, फूड होता है, इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी होती है। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तब ये एनर्जी हमारी बॉडी में रिलीज़ होती है, और हम किसी भी काम को कर पाते हैं। तो अब ये जो खाना है, इसके अंदर एनर्जी है। इसी वजह से हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। जब हम अच्छा खाना खाएंगे तभी उसके अंदर जो अच्छी खासी एनर्जी होगी हमें मिलेगी। अगर हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाएंगे तो हमारी बॉडी में जितनी एनर्जी है वह सारी एनर्जी उस खाने को पचाने में ही चली जाएगी, उसको डाइजेस्ट करने में ही चली जाएगी। इसी वजह से कहते हैं कि आपको जो खाना है वो ऐसा खाना चाहिए जिससे आपको एनर्जी मिले, ना कि आपकी शरीर की एनर्जी उसको डाइजेस्ट करने में वेस्ट हो जाए। तो द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी। ये जो हम खाना खाते हैं, इसके अंदर क्या होती है? स्टोर्ड एनर्जी होती है, विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा, तब ये हमारी एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर रिलीज़ होगी, और इसी की वजह से सारे सेल क्या करेंगे? अपना अपना फंक्शन करेंगे। और एक बात यह है कि सिर्फ ह्यूमन्स रिस्पायर नहीं करते हैं, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी
जीव जंतु हैं जो लिविंग है वो सारे के सारे रेस्पायर करते हैं ताकि उन्हें एनर्जी मिले खाने से, और जब उन्हें एनर्जी मिलेगी तभी वो कोई काम कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? एनर्जी है। और एनर्जी कहाँ से मिल रही है? फूड से मिल रही है, यानी जो हम खाना खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी को बनाने के लिए, हमारी बॉडी में एनर्जी को इस खाने से रिलीज़ करने के लिए क्या प्रोसेस होगा? रेस्पिरेशन होगा। तो अब जाके आपको समझ में आया होगा कि रेस्पिरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेस्पिरेशन की वजह से ही हमें एनर्जी रिलीज़ करवानी है ताकि हम किसी भी काम को कर सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे रिस्पायर करते हैं, ठीक है। तो देखो, जब हम बात करते हैं प्रोसेस ब्रीथिंग की, जब हम सांस लेने की बात करते हैं तो सांस लेने में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर लेना नहीं होता है। ब्रीथिंग के अंदर दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, आपकी इनहेल और एक्सेल। जब आप किसी भी गैस को इनहेल कर रहे हो और एक्सेल कर रहे हो तब वो प्रोसेस आपका ब्रीथिंग कहलाएगा। यानी दोनों को जब दोनों पार्टनरशिप कर लेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे, एक बार इनहेल हो रही है आपकी गैस, एक बार एक्सेल हो रही है, तो उस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं। जब आप सांस लेते हो तो आप ऐसी एयर को लेते हो जो रिच इन ऑक्सीजन है, यानी आप ऐसी एयर को अपने अंदर इनहेल करोगे, एंटर करवाओगे जिसके अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन है, और आपकी बॉडी में से वो सारी एयर निकलेगी जो रिच रहेगी CO2 के अंदर। CO2 का मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम क्या करते हैं? अल्टीमेटली हम ऑक्सीजन को अपने अंदर इनहेल करवाएंगे और हमारी बॉडी से एग्जिट यानी एक्सेल करवाएंगे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को। इस डायग्राम से देखो, ये अंदर खींच रहा है, इस हवा को अंदर खींच रहा है यानी इन कर रहा है, तो इन से क्या हो गया? इनहेल कर रहा है। क्या इनहेल करेगा? ये O2 करेगा यानी ऑक्सीजन करेगा। ये बाहर एग्जिट कर रहा है, एग्जिट कर रहा है यानी एक्सेल कर रहा है। एक्सेल किसको करेगा? CO2 को करेगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड को करेगा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब हमने देखा था सेल क्या होते हैं, अब ये सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। तो सेल हमने देखे थे क्या है? स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं उसको? सेल कहते हैं। तो अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होते हैं ये चीज़ समझते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड विद हेल्प ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। यानी सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने जो भी खाना खाया है उसका ब्रेक डाउन होगा, यानी वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा ऑक्सीजन की मदद से सेल में ही, और उससे क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी जिसका यूज़ हम करेंगे किसी भी फंक्शन को करने के लिए, ठीक है। जैसे हम कंसिडर कर लेते हैं एक सेल है, इस सेल के अंदर क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? हम सांस लेंगे, हमने सांस ली तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन गई, हमारी बॉडी में सेल थे तो हर एक सेल के पास ऑक्सीजन चली गई। अब जो आपने खाना खाया है, मान लो ये आपने खाना खाया है, जब इसके छोटे छोटे पार्ट्स हो जाएंगे, जब ये ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, जैसे ये खाना इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है, तो यहाँ पे जब ऐसा प्रोसेस होगा तो यहाँ पे क्या निकलेगी? यहाँ पे एनर्जी निकलेगी, और ये एनर्जी कहाँ पे निकल रही है? सेल में निकल रही है। अब सेल इसका इस्तेमाल करेगा और अपना फंक्शन जो है परफॉर्म करेगा। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन की एक बेसिक से आपकी डेफिनेशन हो गई है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। इसके बाद हमारा जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये हमारा कहाँ पे होता है? अभी जस्ट बताया था, ये हमारा सेल में होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म है जो रेस्पायर कर रहे हैं उनके अंदर जो सेल है इसके अंदर क्या होती है? सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, यानी यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी बाय ब्रेक डाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सेलुलर रेस्पिरेशन है दो टाइप का है, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनोरेबिक। दोनों के बारे में अभी हम डिटेल में देखेंगे, इनके एग्जांपल्स भी समझेंगे और फिर हम देखेंगे अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम एरोबिक के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम एनोरेबिक को कवर करेंगे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? ऐसा रेस्पिरेशन जिसके अंदर क्या होगा? जिसके अंदर हमारा जो फूड होता है वो ऑक्सीजन की मदद से टूटेगा, यानी उसका ब्रेक डाउन होगा। तो जो हमारा फूड होता है, हमारा जो खाना होता है, इसके अंदर ग्लूकोज होता है जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। तो इसी वजह से अगर कहीं पे भी आपको ग्लूकोज लिखा हुआ दिखाई देगा उसका मतलब फूड ही है जो आप खाते हो। जो आप खाते हो उसके अंदर ग्लूकोज ऑलरेडी होता है, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की क्या डेफिनेशन बन जाएगी फिर? ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी जो खाना है उसका छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाना, ब्रेक डाउन हो जाना विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर किस चीज़ का यूज़ होगा? ऑक्सीजन का यूज़ होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक तरीके से एक छोटी सी इक्वेशन भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
होगा क्या, जब भी हम ग्लूकोज यानी जो हम खाना खाते हैं, फूड हम खाते हैं, हमारे पास तो ऑक्सीजन है, तो यानी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब इसका ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब क्या होगा, ये किस किस में टूट जाएगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। बाद में हम क्या करेंगे, इसको एक्सेल कर देंगे वाटर के अंदर यानी H2O के अंदर। तो H2O क्या होता है, वाटर होता है, प्लस में एनर्जी, हमें क्या चाहिए थी, एनर्जी चाहिए थी। तो जब ये ग्लूकोज छोटे छोटे टुकड़ों में बट रहा है यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रहा है और एनर्जी बन रही है, तभी जाके एनर्जी मिल रही है। तो इसके साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है वो तो हम एक्सेल कर देंगे, और वाटर जितना हमें ज़रूरत है हमारी बॉडी में यूज़ हो जाएगा, बाकी पसीने के रूप में यानी स्वेट के रूप में, और हमारी बॉडी से एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, वॉशरूम वगैरह उसके ज़रिए भी सारा क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो जितनी भी चीज़ें हमारी बॉडी को रिक्वायर हैं वो सारी की सारी हमें यहाँ से मिल जाएंगी। हमारे पास ऑक्सीजन होती है, इसी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा रेस्पिरेशन होगा वो कैसा होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। जैसा हमने देखा एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें एयर की यानी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो बिना ऑक्सीजन का यूज़ किए अपने अंदर जो भी खाना है उसको तोड़ सकते हैं। तो ऐसे सारे के सारे एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स जो एनारोबिक होते हैं यानी एनएरोब्स होते हैं, वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगा वो विदाउट यूज़ ऑफ ऑक्सीजन होगा, यानी इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके अंदर होगा क्या, जैसे हमने देखा था हमारे अंदर तो ऑक्सीजन है, तो हमारा जो फूड है वो किस में टूट रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। लेकिन जब रेस्पिरेशन विदाउट हमारी ऑक्सीजन होगा यानी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो किस में टूटेगा, ये जो ग्लूकोज जो आपने खाना खाया ये किस में टूट जाएगा, एल्कोहल में प्लस CO2 प्लस एनर्जी। किस चीज़ में चेंज आया, हमारे अंदर यहाँ पे वाटर आ रहा था, लेकिन जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो यहाँ पे वाटर की जगह अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं आप उन्हें एनएरोब्स कहते हैं, जो विदाउट ऑक्सीजन रह सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ डेफिनेशन लिख दी है, ऑर्गेनिज्म दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी विदाउट ऑक्सीजन जो रह सकते हैं उनको हम कहते हैं अनएरोब्स। और ये अपनी एनर्जी कहाँ से लेंगे, अनएरोबिक रेस्पिरेशन से लेंगे, क्योंकि इनके पास ऑक्सीजन की होती है कमी। तो जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है वहाँ कैसी रेस्पिरेशन होती है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अनएरोब्स के। सबसे ज़्यादा बेस्ट एग्जाम्पल इसका यीस्ट माना जाता है। अक्सर इसका इस्तेमाल डफ वगैरह के अंदर यानी जो आटा होता है जिससे कि बर्गर्स के बन बनते हैं या पिज़्ज़ा का बेस हो गया, इस टाइप की चीज़ों के अंदर इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। इससे क्या होता है, वो जो आटा होता है वो फूल जाता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये अनएरोब्स है। इससे होगा क्या, इससे फर्मेंटेशन होगी। तो जो यीस्ट है ये क्या करता है, ये यीस्ट एक अनएरोब है, यानी ये क्या करेगा, विदाउट ऑक्सीजन क्या करेगा, ये अपने फूड को ब्रेक डाउन करेगा, यानी उसको अल्कोहल और किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड और किसके अंदर, एनर्जी के अंदर तोड़ देगा। तो इसकी हेल्प से क्या होता है, हमारे पास जो अल्कोहल प्रोडक्ट्स हो गए, बियर, वाइन, इस टाइप की चीज़ें इससे बनाई जाती हैं, क्योंकि ये अपने खाने को अल्कोहल में तोड़ रहा होता है। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन के, कहाँ कहाँ पे होते हैं ये। इसका बेस्ट एग्जांपल है अल्कोहल फर्मेंटेशन। इसके बाद जब हम कहीं रेस वगैरह लगा के आते हैं, जो आपके पैरों में दर्द होता है, ये लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन से होता है। तो यहाँ पे भी अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये एक्सेप्शन है, इसको अभी जस्ट थोड़ी सी देर में पढ़ेंगे हम। और जितनी भी खाद वगैरह होती हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जैसे आपके घर में कोई छिलका है, अपने केले वगैरह के छिलके, सब्जियों के छिलके इकट्ठे किए, फिर उनसे खाद बनाने के लिए उनको रखा, तो वहाँ पे क्या होगा, उनको डिकम्पोजिशन यानी वो सड़ने लग जाएंगे। तो वो जो प्रोसेस होता है वहाँ पे भी ऑक्सीजन की कमी होती है, वहाँ पे भी क्या होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है। वहाँ पे ऐसे जीव जंतु आ जाते हैं जो उस खाने को सड़ा रहे होते हैं विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले अभी जो एग्जाम्पल में देखा था यीस्ट, ये क्या है, तो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। ये एक अकेला सेल है, इसके अंदर एक ही सेल है और इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं है। तो ये क्या आपका यीस्ट है। ठीक है, अब ये कैसे करता है, ये एनएरोब है, यानी ये कैसे रेस्पिरेशन करेगा, अनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। तो इट रिस्पायर्स अनएरोबिकली। ठीक है, और ये क्या करेगा, अनएरोबिकली कर रहा है, यानी जो इसने खाना खाया है उसको किस में तोड़ रहा है, अल्कोहल में तोड़ रहा है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में एनर्जी लेगा वो। तो ये जो अल्कोहल है ये बना रहा है ना यीस्ट, तो इसी वजह से ये क्या करता है, यील्ड करता है अल्कोहल, यानी अल्कोहल बनाता है। इसकी वजह से वाइन और बियर भी बनाई जाती है। इसके बाद हमारी जो मसल होती है, जो एक्सेप्शन बताया था कि हमारे पैरों में दर्द होता है, तो वहाँ अनएरोबिकली रेस्पिरेशन होता है। कैसे होता है उस चीज़ को समझो। जो हमारे मसल सेल्स होते हैं ये कभी कभी कुछ छोटे से टाइम पीरियड के लिए क्या कर सकते हैं, अनएरोबिकली रिस्पायर कर सकते हैं, लेकिन कुछ बहुत ही छोटे से टाइम के लिए।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम कहीं दौड़ लगा के आते हैं, कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जब आपके पास ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तभी आप ज़्यादा दौड़ पाएंगे, तभी आप कोई हैवी एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी एक जगह यूज़ हो जाती है। उसके बाद हमारी बॉडी को और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, यानी एनर्जी की जो डिमांड होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसकी वजह से वहाँ पे अब ऑक्सीजन तो है नहीं, तो ऑक्सीजन की कमी में क्या होगा? अनएरोबिकली रेस्पिरेशन होगा। तो इसी वजह से कुछ छोटे टाइम पीरियड के लिए हमारी मसल सेल्स क्या करती हैं? अनएरोबिकली रिस्पायर कर सकती हैं। ठीक है, अब इससे होगा क्या, वो चीज़ जानते हैं। तो जब भी हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ताकि अब ऑक्सीजन की सप्लाई हम कर पाएँ। इसी वजह से क्या होता है? एनर्जी बनाने के लिए अनएरोबिकली रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के पास एक लिमिट होती है ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी बनाने की। तो अब ऑक्सीजन की हेल्प से तो एनर्जी बनेगी नहीं, तो किसका इस्तेमाल करेगी हमारी बॉडी? अनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगी, जो कुछ छोटे से टाइम पीरियड के लिए होता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन की होती है कमी, यानी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? जो ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर, जो हमने खाना खाया है, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है, हमारी जो मसल्स होती हैं, पैरों की मसल, हाथों की मसल, अक्सर यही दर्द होती है ना, तो ये जो मसल्स होती हैं इनके अंदर विदाउट ऑक्सीजन क्या होता है? अनएरोबिकली रेस्पिरेशन होगा, जिसमें अल्कोहल तो नहीं बनेगा लेकिन पार्शियल ब्रेकडाउन होगा और हमारे पास लैक्टिक एसिड बनेगा। ये जो लैक्टिक एसिड बना है, इसी की वजह से हमारे हाथों में, पैरों में दर्द होने लग जाता है। हमें एनर्जी तो मिल जाती है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर एक पार्शियली, जो हम CO2 और वाटर की बात करते हैं, उसकी जगह क्या बन जाता है? उसकी जगह हमें मिल जाता है यहाँ लैक्टिक एसिड। तो जब तक ये कंप्लीट नहीं बनेंगे हमारे पास लैक्टिक एसिड रहेगा, और इस लैक्टिक एसिड की वजह से हमें दर्द होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारे क्रैम्प्स आते हैं, हमारे हाथ पैरों के अंदर दर्द होने लगता है एक्सरसाइज करने के बाद, वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि ग्लूकोज पार्शली ब्रेक डाउन हो गया लैक्टिक एसिड के अंदर। ठीक है, तो मसल क्रैम्प से रिलेटेड टॉपिक यही। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मसल क्रैम्प्स कब होते हैं और क्यों होते हैं, तो आप कैसे लिखोगे? द क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल सेल्स रिस्पायर अनएरोबिकली, यानी जब हमारे मसल सेल्स ऐसे रिस्पिरेशन करते हैं जैसे वो अनएरोब्स हैं, यानी अनएरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, जिसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। और जब ये हमारी मसल सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट होता है, यानी इसका एक्यूमुलेशन होता है, इकट्ठा हो जाता है, तो इससे क्या होता है? मसल क्रैम्प्स होते हैं। हमारे शरीर में दर्द होने लगता है, हमारी मसल में क्या होता है? दर्द होता है, जिसे हम मसल क्रैम्प्स कहते हैं। जैसे अब ये देखो, ये जो बच्चा बैठा है ये अच्छे से दौड़ लगा के आया, लेकिन जब ये घर में आया तो इसने देखा कि जिस टाइम ये दौड़ रहा था उस टाइम तो उसको एनर्जी मिल रही थी, लेकिन बाद में इसके बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा पैरों में। इसकी जो पैरों की मसल है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो क्या रीज़न है इसका? क्योंकि इसकी बॉडी में क्या हुआ है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ है, जिसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से इसके पैरों में दर्द हो रहा है। अब जब भी हम दर्द हो जाता है हमें, तो जब भी हम घर आते हैं और मम्मी बोलती है कि आप गरम गरम पानी से नहा लो या फिर मैं आपकी मसाज कर देती हूँ, ऐसे करने से ठीक हो जाएगा। तो ऐसा करने से क्या हो जाता है कि हमें आराम मिल जाता है। वाई डू वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर हॉट वाटर बाथ और मसाज, यानी जब भी हम हॉट वाटर बाथ लेते हैं या फिर गर्म गर्म पानी से नहाते हैं या मसाज लेते हैं, तो हमें आराम क्यों मिल जाता है क्रैम्प्स के अंदर? ऐसा करने से क्या होता है? देखो, इससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इम्प्रूव हो जाता है, यानी ब्लड जो है जल्दी जल्दी बहने लग जाता है हमारी बॉडी में। इससे क्या होता है? ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन और जो हमारे खाने के न्यूट्रिएंट्स वगैरह ये ब्लड ही तो कैरी करके लेके जाता है पूरी बॉडी में। ब्लड अगर ज़्यादा जाएगा तो ऑक्सीजन भी जाने लग जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है? जो लैक्टिक एसिड था इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, जिसकी वजह से ये जो क्रैम्प्स है ये धीरे धीरे ठीक होने लग जाते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, it increase the supply of O2 यानी ऑक्सीजन, which results in the complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water। ठीक है, तो complete जब इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा तो ये क्रैम्प्स भी ठीक हो जाएंगे। इसके बाद मैंने अभी जस्ट बताया था कि अब आप समझ चुके हैं कि ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है। सिर्फ इनहेल और एक्सहेल करना होता है, लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है? हमारी बॉडी में जो सेल हैं इनमें खाने का ब्रेक डाउन, और उसके बाद उससे जो एनर्जी रिलीज हुई है उसकी मदद से सेल्स जब अपना फंक्शन करते हैं, इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन जब हम ब्रीथिंग की बात करें तो इसमें दो ही चीज़ें आएंगी, इनहेल और एक्सहेल। इनहेल हम करते हैं ऑक्सीजन का और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर का। ठीक है, अब जो ब्रीथिंग रेट होता है इसका मतलब क्या है? अब ब्रीथिंग के अंदर देखा इनहेल भी है एक्सहेल भी है, तो 1 मिनट के अंदर कोई भी पर्सन कितनी बार सांस ले रहा है और कितनी बार उस सांस को छोड़ रहा है, यानी एक्सहेल कर रहा है, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं ब्रीथिंग रेट। यानी कि
द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीथिंग रेट। 1 मिनट के अंदर आप जितनी बार सांस ले रहे हैं और जितनी बार एक्सेल कर रहे हैं हम उस रेट को कहते हैं ब्रीथिंग रेट। और कोई अडल्ट है, कोई बड़ा इंसान है, तब उसके अंदर जब वो नॉर्मल है यानी उसने अभी कोई एक्सरसाइज नहीं की है तो वो 15 to 18 टाइम्स 1 मिनट में सांस ले रहा है और एक्सेल कर रहा है। लेकिन उसने एक्सरसाइज किया तो ये रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो 25 टाइम क्या करेगा, एक्सेल और इनहेल कर लेगा 1 मिनट के अंदर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, हाउ डू वी ब्रीथ, अब हम सांस कैसे लेते हैं। अब आपको पता है आपकी नाक से सांस जाती है, अब अंदर कहाँ पे जा रही है ये मैं बता देती हूँ। ठीक है, आपकी नाक से यानी जो नॉस्ट्रिल होते हैं, जो नाक के अंदर हमारे छेद होते हैं 2, इनसे, इनको कहते हैं नॉस्ट्रिल, इनसे हमारी हवा अंदर जाती है और बाहर आती है। तो जब हम अंदर जा रही है यानी इनहेल हो रही है तो कहाँ पर जाएगी, जैसे ये आपकी नाक है, यहाँ पर या वो छेद है तो यहाँ से तो गई, तो ये जो एरिया है ना नाक का, इसको हम बोलते हैं नेसल कैविटी। तो नॉस्ट्रिल्स के बाद नेसल कैविटी में जाएगी, फिर हमारी लंग्स के अंदर जाएगी, फिर ये चेस्ट कैविटी में जाएगी। तो यहाँ से हमारे बाद में ब्लड के साथ मिक्स होकर हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रैवल करेगी। तो जो चेस्ट कैविटी होती है ना, तो ये जो चेस्ट कैविटी है, जैसे ये मान लो हमारी लंग्स हो गई हैं, इनके ऊपर रिब केज होता है ताकि ये जो लंग्स हैं इनको आसानी से डैमेज ना पहुँचे। तो फिर ये जो इसका फ्लोर है यानी ये जो इसका नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे एक इस तरीके की एक लाइन सी होती है, एक आप कह सकते हो एक, ये जो चेस्ट कैविटी है इसके नीचे एक फ्लोर होता है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डायफ्राम कहते हैं। ठीक है, इसका रोल भी अभी आपको जस्ट पता चल जाएगा थोड़ी सी देर में। तो जो ब्रीथिंग है मैंने अभी आपको बताया था, डायफ्राम का क्या रोल है इसके अंदर। जब हम सांस लेंगे या सांस छोड़ेंगे तो 2 चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक है रिब केज, दूसरी है डायफ्राम। इन दोनों की मूवमेंट होती है। जब हम सांस लेते हैं तो ये थोड़ा अलग बिहेव करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये थोड़ा अलग बिहेव करते हैं। अब कैसे ये बिहेव करेंगे वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले इस तरीके से देख लो, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं आपके सामने, लिखी हुई हैं, तो ये सारी नहीं पढ़नी है, जितनी बताऊँगी उतनी ध्यान से समझ लो। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारी नॉस्ट्रिल्स होगी, ये हमारे नाक के छेद है, यहाँ पे हमारी हवा जाएगी। तो ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं नेसल कैविटी। क्या बोलते हैं, नेसल कैविटी बोलते हैं। इसके बाद ये सांस ऐसे ऐसे आएगी और ये सांस हमारी लंग्स के अंदर एंटर करेगी। 2 लंग्स दिखाई दे रही है, एक आपकी राइट लंग है, ये वाली राइट लंग है, और ये वाली आपकी लेफ़्ट लंग है। क्या, ये लेफ़्ट लंग है। तो इस तरीके से जाएगी और ये आपकी पूरी कंप्लीट क्या है, चेस्ट कैविटी है। और ये जो नीचे फ्लोर दिखाई दे रहा है ये आपका डायाफ्राम है। अब ये जो आपको दिखाई दे रही डॉट्स, ये रिब केजेस की हड्डियां हैं। इस तरीके से इनके ऊपर एक केज बना रहता है ताकि जो लंग्स हैं इनको कोई भी नुकसान ना पहुंच सके। ठीक है, इस तरीके से ये रिब केज होता है। तो जो हमें पढ़ना है वो एक हमें रिब केज के बारे में पढ़ना है अभी, और डायफ्राम के बारे में पढ़ना है कि जब ब्रीथिंग होती है तो ये जो डायफ्राम है इसका, और ये जो हमारी रिब केजेस मैंने ये बनाई है अभी, इसका क्या रोल होता है। ठीक है, अभी इसको समझते हैं। तो देखो, जब हम सांस को लेते हैं यानी इन करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन का, तब क्या होता है, जो रिब केजेस होती हैं बाहर की ओर आती हैं और डायफ्राम नीचे हो जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, जो चेस्ट कैविटी होती है इसकी स्पेस ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा एयर हमारी लंग्स के अंदर जा पाती है। तो जब भी आप सांस लेोगे, अभी भी आप करके देख सकते हो, एक गहरी सांस लेना, आप देखोगे आपका पेट जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब रिब केजेस बाहर की तरफ आएंगे और डायफ्राम नीचे जाएगा। लेकिन जब हम एक्सेलेशन की बात करते हैं तो एक्सेलेशन में क्या होता है कि जो आप जब सांस छोड़ोगे तो देखना पेट वापस अंदर की तरफ जा रहा है, यानी रिब केजेस वापस अंदर की तरफ जा रही है और डायफ्राम जो है ऊपर की ओर आ रहा है। इससे क्या होगा, चेस्ट कैविटी की जो स्पेस है वो कम हो जाएगी और सारी जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे रिब केज और हमारे डायफ्राम का रोल है। इसके बाद आपने अक्सर सुना होगा स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, इससे लंग्स ख़राब हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्मोकिंग की जितनी भी एयर होगी वो सारी हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, क्योंकि जो धुआं होता है वो भी तो एयर ही है ना, एक टाइप की पॉल्यूटेड एयर है वो। तो जब हम एयर लेते हैं वो नाक से जाती है, तो जिस रास्ते से आपकी ऑक्सीजन जा रही है उसी से ये जो स्मोकिंग कर रहे हैं उसकी सारी की सारी हवा अंदर जा रही है और वो कहाँ पे जाएगी, वो लंग्स में जाएगी और लंग्स को ख़राब कर देगी। और ये जो है कैंसर से भी लिंक्ड है। तो कैंसर इतनी बड़ी खतरनाक बीमारी है, तो ऐसी बीमारी हम क्यों ही लें, हम क्यों करेंगे स्मोकिंग, क्योंकि हमें अपने ऑर्गन्स को ख़राब करना है? बिल्कुल नहीं, कौन चाहता है उसके ऑर्गन्स ख़राब हो। तो स्मोकिंग हमारी लंग्स को डैमेज करेगी, कैंसर भी हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी है, स्मोकिंग को कोई भी नहीं करेगा। स्मोकिंग इज़ वेरी बैड थिंग। ठीक है, सारे बच्चे इस बात को ध्यान रखना, कभी भी स्मोकिंग नहीं करनी है। तो इट मस्ट बी अवॉइडेड, किसी को भी नहीं करनी चाहिए स्मोकिंग। ठीक है, इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। देखो, ये देखो भाई, एक बहुत प्यारा सा डायग्राम है, सब समझ जाना। ये एक हेल्दी लंग है और ये क्या, एक डैमेज लंग है। इसमें हो क्या रहा है,
इसमें एक ऐसा पर्सन है जो स्मोकिंग नहीं करता है, तो आप देख सकते हो इसकी लंग बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो हेल्दी है, उसको सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन मिल रही है, वो अपना एक नेचुरल काम कर रही है, ऑक्सीजन को अंदर ले रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रही है। लेकिन ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो स्मोकिंग करता है, तो आप देख सकते हो उसकी जो लंग है वो डैमेज हो गई, ब्लैक कलर की हो गई है, तो इसको कैंसर का रिस्क भी हो जाता है। तो स्मोकिंग की वजह से हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं, पेट खराब हो सकता है, येलो कलर के दांत हो जाते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, लंग के डिजीज़ हो जाते हैं, ब्रेन डिजीज़ हो सकते हैं। तो ये कितना ज़्यादा खतरनाक है स्मोकिंग, तो हमें स्मोकिंग नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, जब हमने बात की हम जब सांस लेते हैं तो किस तरीके से चेस्ट कैविटी के अंदर हम चले जाते हैं, हमारी जो हवा है वो चली जाती है, तो हम तो अपनी नाक से नॉस्ट्रिल्स से उस हवा को एंटर करवाते हैं। तो इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, क्या इनके अंदर भी ऐसे नॉस्ट्रिल्स होते हैं? नहीं, सारे ऑर्गेनिजम्स अलग अलग होते हैं, इनके सेल अलग अलग हैं, इनके काम भी अलग अलग हैं। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनको बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉकरोच कैसे ब्रीथ करते हैं। तो कॉकरोच कैसे ब्रीथ करते हैं? कॉकरोच जो होता है, ऐसा कॉकरोच है अगर आपके पास, तो ये जो कॉकरोच है इसके साइड में क्या होते हैं, इनके साइड में छेद से होते हैं जिन्हें आप स्पाइरिकल्स कहते हैं। अब ये जो स्पाइरिकल्स होते हैं स्मॉल ओपनिंग होते हैं साइड ऑफ बॉडी, जो कॉकरोच की बॉडी होती है इसके साइड में यहाँ पे होते हैं, और यहाँ से कॉकरोच सांस ले पाते हैं। अभी पिक्चर दिखाऊंगी कॉकरोच की, उससे समझ जाओगे, ठीक है, डरना मत। तो ये आपके कॉकरोच जी आगे हैं, ये ओगियन जो हमारे आते हैं ना, ओगियन कॉकरोच, वैसा कॉकरोच नहीं है, ये असली कॉकरोच है, कार्टून वाला कॉकरोच नहीं है। इसके स्पाइरिकल्स दिख रहे हैं आपको, ये स्पाइरिकल्स हैं जो इसकी जो बॉडी है इसके साइड में है, और ये जो स्पाइरिकल्स यहाँ से आपको दिखाई दे रहे हैं इसकी मदद से ये गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, इसकी वजह से गैसेस अंदर जाती हैं और बाहर आती हैं, ठीक है। इसके बाद हम अर्थवॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। अब जो अर्थवॉर्म्स होते हैं इनको आप केचुए कहते हो, ये क्या करते हैं, अपनी स्किन की हेल्प से एक्सचेंज करते हैं गैसेस को। इनकी स्किन बहुत ज़्यादा पतली होती है जिसकी वजह से आसानी से गैसेस इन हो सकती हैं और बाहर भी जा सकती हैं। ये केचुए की फ़ोटो भी लगा रखी है, ठीक है। इनकी स्किन आपको दिखाई दे रही है कि अंदर इनका ब्लड तक दिखाई दे रहा है क्योंकि इनकी स्किन बहुत ज़्यादा स्लोपी होती है और बहुत ज़्यादा थिन होती है। तो अब फ्रॉग की बात करते हैं। तो फ्रॉग के पास क्या होती है, जैसे हमारी 2 लंग्स होती हैं वैसे इसके पास 2 लंग्स भी होती है, और इसकी अपनी स्किन भी ऐसी होती है कि अपनी स्किन से भी और लंग्स की हेल्प से भी ब्रीथ कर सकते हैं, यानी एक्सचेंज कर सकते हैं गैसेस को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्रॉग की 2 लंग्स हैं, मैंने आपको लंग्स दिखा दी है फ्रॉग की। तो इस तरीके से क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। इसके बाद प्लांट्स की बात करते हैं। प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन और CO2 को। हम तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, लेकिन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन को, जो हम बाद में इनहेल करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, जो प्लांट्स की लीव होती है, पत्तियाँ होती हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। ये भी बहुत छोटे होते हैं, ये हमें नॉर्मल आँखों से नहीं दिखाई देते, ये भी हमें माइक्रोस्कोप में देखने पड़ते हैं। आपके टीचर आपको ये एक्टिविटी ज़रूर करवाएंगे। तो ये क्या करते हैं, ये एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। और जो प्लांट्स की रूट होती हैं ये एयर कहाँ से, ऑक्सीजन कहाँ से लेती हैं, सॉइल से लेती हैं। जैसे मान लो ये प्लांट की जड़ें हैं, तो ये हमारे सॉइल के पार्टिकल्स हैं। इन सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में एयर होती है जहाँ पे रूट्स चली जाती हैं और यहाँ से एयर को लेती हैं, ऑक्सीजन को लेती हैं, ठीक है। तो ये पिक्चर देख लो, यहाँ पे 2 टाइप के स्टोमेटा है तो ये एक ही टाइप के, लेकिन ये स्टोमेटा बंद भी हो जाते हैं, खुल भी जाते हैं। जैसे ये स्टोमेटा बंद है, यानी ये क्या कर रहा है, ये अभी कोई गैस का एक्सचेंज नहीं कर रहा है, ये क्लोज स्टोमेटा है। अब ये खुला हुआ दिखाई दे रहा है, यानी ये क्या करेगा, यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेगा। अब अंदर लेगा और बाद में हमें क्या बाहर देगा, हमें ऑक्सीजन और वाटर बाहर देगा। तो इस तरीके का स्टोमेटा दिखाई देता है। ये कहाँ पे होता है, लीव्स पे होता है, यानी पत्तियों पे होता है ये। इसके बाद फ़िश के बारे में बात करते हैं। अब जो फ़िश होती है, फ़िश में जब हम बचपन में ड्राइंग किया करते थे, आपको याद होगा, इस तरीके से आपने फ़िश अगर बनाई है तो ये देखो, ये जो हम ऐसे ऐसे करके बनाते थे इनको ही गिल्स कहते हैं। क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। ये दिखाई दे रहे हैं, ये गिल्स हैं। तो ये जो गिल्स होते हैं ये मछलियों के पास होते हैं, ये ब्लड वेसल्स होते हैं, इनमें बहुत सारा अच्छा खासा ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिसकी वजह से फ़िश क्या करती हैं, गिल्स की वजह से फ़िश जो है एक्सचेंज करती हैं गैसेस को, ठीक है। इसके बाद जो काऊ है, डॉग है, कैट है, बफेलो है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इनके पास हमारे जैसे होते हैं। इनका जो सांस लेने का प्रोसेस होता है ये हमारे जैसा ही होता है, ह्यूमंस जैसा ही होता है, इसमें कोई अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑर्गेनिजम्स आपको जानने की ज़रूरत थी जो पेपर में आ सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लेंगे, फ़िश कैसे ब्रीथ करती है, गिल से करती है, कॉकरोच कैसे करते हैं, स्पाइरिकल से करते हैं, ऐसी चीज़ें बहुत आती हैं। तो ये मैं एक ही शॉर्ट के अंदर पूरा A to Z इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें, बल्कि A to Z एक एक चीज़ इसके अंदर मैंने खुद
खुद बनाई है आपके लिए, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने खुद ही लिखी हुई है, ठीक है, ताकि कोई पॉइंट मिस भी ना हो और अच्छे से नंबर भी आए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि व्हाट वुड हैपन इफ़ अ पॉटेड प्लांट इज़ ओवर वाटर्ड, यानी आपने एक पॉट लिया, उसके अंदर प्लांट को उगाया, अगर आप उसको ओवर वाटर्ड कर देंगे यानी उसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो क्या होगा क्या, अभी आपको बताया था। जो प्लांट होता है इसके अंदर जो जड़ें होती हैं ये कैसी होती हैं, जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में से हवा लेती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी डालोगे तो ये जो जगह है ये भी उस पानी से भर जाएगी, एयर तो बची ही नहीं, तो ये एयर लेगा कहाँ से, एयर इसको मिलेगी नहीं, तो रेस्पिरेशन नहीं होगा तो मर जाएगा। तो ये चीज़ हमने लिखी है, द एयर बिटवीन सॉइल पार्टिकल विल बी फिल्ड विद वाटर, यानी ज़्यादा पानी डालने से जो एयर थी सॉइल पार्टिकल्स के बीच में उसमें पानी भर जाएगा, और जो रूट्स हैं उनको इनफ यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए, जिससे क्या होगा, जो प्लांट है वो मर जाएगा, डाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आपके एग्ज़ाम में लिखना है, क्योंकि रिप्रेजेंट करने का कि आपको चीज़ें आती हैं, आप उनको कैसे लिख रहे हैं, इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थैंक यू फॉर वॉचिंग, पूरा हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर फीडबैक देना, लाइक करना वीडियो को। थैंक यू, अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।